गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे उसी की सीरीज को शुरू किया था और आज अपने इस प्यारे से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी है वो कहाँ चली थी। ठीक है, तो देखो अगर रेलगाड़ी की बात की जाए तो भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे भारत में, अगर मैं रेल की बात करूं, रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। और उस समय पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनका नाम ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड हौजी। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड हौजी। ठीक है, तो इसी के समय में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और पहली ट्रेन भारत में कहां से कहां तक चली थी। अगर मैं पहली ट्रेन की बात करूं तो वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच। अब बात आती है हरियाणा की। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का सबसे पुराना अगर आपसे रेलवे जंक्शन पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो देखो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन, और पुराने रेलवे जंक्शन की अपन बात करें तो वो कौन सा रहने वाला है, तो वो रहेगा हमारा रेवाड़ी। ठीक है, और कभी आपसे इसकी डेट पूछ ले कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन कब बना था, तो ध्यान रखेंगे 1873 में बना था। ठीक है, और पहली जो रेल चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। और ध्यान रखेंगे किस प्रकार की गेज थी, तो ये थी मीटर गेज। ठीक है, किस प्रकार की गेज थी, मीटर गेज थी, दिल्ली से रेवाड़ी तक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अंबाला को, जो अंबाला जिला है, इसको रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, इसको रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाता है कब, 1880 ईस्वी में। ठीक है, तो 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। अब देखो आपसे अगर हरियाणा रेलवे पुलिस फोर्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है, जंक्शन है, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा रेवाड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है, तो वो भी हमारा क्या होगा, अंबाला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रोलट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहां पे हुआ था। तो देखो जो रोलट एक्ट, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं, इसका जो विरोध सबसे पहले हुआ था वो कहां पे हुआ था, अंबाला में हुआ था। ठीक है, अंबाला में हुआ था। अब देखो 1919, और एक डेट मेरे याद आ रही है, 10 अप्रैल 1919 हरियाणा में कौन सी घटना हुई, 30 जुलाई 1919। ये दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे अगर मैं 10 अप्रैल की बात करूं तो आपको पता है कि भाई जो महात्मा गांधी है वो मुंबई से कहां पे जा रहे थे, पंजाब जा रहे थे, इस रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए, पंजाब के लोगों का समर्थन करने के लिए। और जैसे ये पलवल रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 10 अप्रैल 1919 को यहां से क्या होती है, गांधी जी की पहली गिरफ्तारी। ठीक है, गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी। और ध्यान रखेंगे गांधी जी की जो प्रथम गिरफ्तारी थी ये कहां पे थी, भारत की पहली गिरफ्तारी थी। भारत में गांधी जी अगर पहली बार कहीं से गिरफ्तार हुए तो वो 10 अप्रैल 1919 को हुए थे। और कहां से हुए थे, ध्यान रखेंगे वो जिला था पलवल। ठीक है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को दूसरी बार गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, और गांधी जी की जो गिरफ्तारी है ये कहां से हुई थी, ध्यान रखेंगे गिरफ्तारी हुई थी हिसार से। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया जाता है, तो वो हिसार से गिरफ्तार किया जाता है। और गांधी जी की पहली गिरफ्तारी पूछे तो 10 अप्रैल 1919 से पलवल से। और अभी पूछ रहा है कि रोलट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहां पे हुआ था, तो ये अंबाला जिले में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, अरावली गोल्फ मैदान किस जिले में बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे अरावली गोल्फ मैदान की अगर अपन बात करें तो ये किस जिले में रहेगा, फरीदाबाद जिले में रहेगा। ठीक है, किस जिले में रहेगा, फरीदाबाद जिले में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत के
बाहुल्ली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो देखो पानीपत की अगर बाहुल्ली की बात करें तो ध्यान रखेंगे कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तेल शोधक कारखाना है, ये लगा हुआ है। अब बात आती है कि ये जो तेल शोधक कारखाना है ये कब स्थापित हुआ था? इस कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। इसके अलावा अगर पानीपत में अपन बात करें किसकी, यूरिया प्लांट की, किसकी बात करें, यूरिया प्लांट की, तो ये यूरिया प्लांट भी कहां पे रहेगा, पानीपत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में, ठीक है। 1979 कौन सा, यूरिया प्लांट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यूरिया प्लांट के हेड क्वार्टर की, कि यूरिया प्लांट का जो हेड क्वार्टर है ये कहां पे रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगा नोएडा में, ठीक है। कहां पे रहेगा, नोएडा में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए दरी उद्योग हरियाणा में कहां पे है, ठीक है, कौन सा उद्योग है, दरी उद्योग, तो ये कहां पे पड़ेगा, ये रहेगा हमारा पानीपत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए दरी व गलीचा उद्योग, दरी व गलीचा उद्योग, तो ये हरियाणा के किस जिले में रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगा अंबाला जिले में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो, दरी उद्योग अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पे है, ये हमारा पानीपत में रहेगा। दरी व गलीचा उद्योग कहां पे रहेगा, अंबाला में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पानीपत में और कौन से उद्योग है, तो यहाँ पे एक उद्योग आ जाएगा पचरंगा जो अचार है, वो भी कहाँ पे है, तो पचरंगा अचार उद्योग है, ये भी हमारा कहाँ पे, पानीपत में रहेगा, ठीक है। सूखी सब्जी उद्योग की अगर आपसे बात करें, किसके बारे में, सूखी सब्जी डिब्बा बंद, ये भी कहाँ पे रहेंगी, पानीपत में रहेंगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान देंगे कि भाई पानीपत में बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है, तेल शोधक कारखाना, कब स्थापित हुआ था, 1998 में। यूरिया प्लांट मोस्ट इंपोर्टेंट 1979, हेडक्वार्टर नोएडा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोदय का क्या मतलब है, तो सर्वोदय मतलब कि जो हमारा क्या नाम है, समान विकास से संबंधित रहेगा ये, ठीक है। सबका साथ है, सबका विकास, तो इसकी क्या हो जाएगा आंसर है, सबकी उन्नति से ये संबंधित रहेगा। उसके बाद है विविध शिक्षा ग्रहण न करने पर किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ है, तो एक लोक गायक स्वांग के क्षेत्र से आते थे और आप सभी जानते हैं उसका संबंध जाट्टी कला सोनीपत से रहेगा, जिसको हमें सूर्य कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है, सूर्य कवि के नाम से। और उसका क्या नाम रहेगा, पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है। अब देखो पंडित लक्ष्मी चंद का अगर आपसे गुरु पूछ ले, ठीक है, कौन, पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले भाई पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु कौन थे, ठीक है, तो इसके गुरु का क्या नाम था, मान सिंह था, ठीक है। गुरु का क्या नाम था, मान सिंह था। पंडित लक्ष्मी चंद के उपनाम क्या क्या रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे पंडित लक्ष्मी चंद को किस किस नाम से जाना जाता है, तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है सूर्य कवि, ठीक है। इसके साथ साथ इसको कहा जाता है संपूर्ण कविता का कालिदास, ठीक है। ध्यान रखें क्या कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास भी इसको कहा जाता है, समझ गए। इसके अलावा हरियाणा का काल संपूर्ण कविता का कालिदास हो गया, सूर्य कवि हो गया, और इसका संबंध मैंने कहा से बताया आपसे, जाट्टी कला सोनीपत से, और गुरु का क्या नाम था, मान सिंह था, ठीक है। इसी प्रकार से एक आते हैं हमारे पंडित मांगे राम, ठीक है। तो इस मांगे राम का नाम ध्यान रखेंगे, और मांगे राम संबंध कहां से हो जाएगा, ये भी हरियाणा के सोनीपत जिले से आते हैं, कहां से आते हैं, सोनीपत से आते हैं। कौन है, तो मांगे राम का संबंध भी सोनीपत से रहेगा। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हरियाणा का शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा का शिरोमणि कहा जाता है किसको, मांगे राम को। उसके बाद अगर बात करें किसकी, बाज्य भगत की, तो ये जो बाज्य भगत है इसका संबंध आपसे पूछ ले कि बाज्य भगत का संबंध कहां से था, तो इसका भी कहां से हो जाएगा, सिसाना सोनीपत से रहेंगे, कौन है, बाज्य भगत, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है हमारे पास किसका, मांगेराम हो गया, तो उसके बाद दीपचंद ब्राह्मण, इसका संबंध भी तो सोनीपत से है।
दीपचंद बहमन। और दीपचंद बहमन के बारे में पूछे तो इसका संबंध भी कहां से रहेगा, सोनीपत से रहेगा, ठीक है। और दीपचंद बहमन के अगर आपसे गुरु पूछ लिए जाए तो वो कौन हो जाएंगे, सेठ छज्जूराम, ठीक है। गुरु कौन हो जाएंगे, सेठ छज्जूराम। और सेठ छज्जूराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, भिवानी जिले से। देखो जो दीपचंद बहमन है इसने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में अपने स्वांग के माध्यम से हरियाणा के सैनिकों को युद्ध में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, किसने, दीपचंद बहमन ने। और इसी को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर के जाना जाता है, ठीक है। देखो हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है और दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विविध शिक्षा ग्रहण न करने पे मतलब लक्ष्मी चंद क्या थे, अनपढ़ होते हुए भी इतना नाम कमाया है इसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंद। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है, हमारे पास है टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र। और अगर रोहतक वाले की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे 8 मई 1976 को होती है कौन से आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, रोहतक की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा आकाशवाणी केंद्र था, ये दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे रहेगा, तो ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसकी स्थापना हुई थी जो, ठीक है, कब हुई थी, 24 जून 1991 को। और उसके बाद तीसरा आकाशवाणी केंद्र बनता है 26 जनवरी 1999, ठीक है। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और इनको आप याद रखेंगे। देखो 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र कहां पे स्थापित हुआ था, कुरुक्षेत्र में। 26 जनवरी 1999 को कहां पे स्थापित हुआ था, हिसार में। इसके साथ हमारे पास एक दूरदर्शन केंद्र भी रहेगा और उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2002 में। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो तत्कालीन उस समय पे हमारी सूचना और प्रसारण मंत्री थी भारत सरकार में, कौन, सुषमा स्वराज, उन्हीं के द्वारा उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। किसका, एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में रहेगा, ठीक है। तो आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना कब हुई, 8 मई 1976। उसके बाद समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पे हुआ था। देखो पंडित इसकी बस्ती राम की अपन बात करें तो ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज के प्रचारक थे, समाज सुधारक थे। और ध्यान रखेंगे इनका संबंध खेड़ी सुल्तान झज्जर से रहेगा। ध्यान रखेंगे खेड़ी सुल्तान, कभी आपसे डिस्ट्रिक्ट में पूछ ले तो कहां पे पड़ेगा, झज्जर में पड़ेगा ये, ठीक है। यहीं पे इसका जन्म हुआ था। उसके बाद एक नाम आता है चौधरी कृपाराम, ठीक है। एक नाम आता है चौधरी कृपाराम का, ये कहां से संबंधित थे, एक नाम आता है चौधरी अमीलाल का, ठीक है। तो एक अमीलाल का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो अमीलाल हैं ये ध्यान रखेंगे जो महात्मा गांधी है उसी के सेवक थे। अमीलाल कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के क्या रहे हैं, सेवक रहे हैं। जींद जिले से आते थे, कौन है, अमीलाल, ठीक है। अमीलाल कहां से भाई, जींद जिले से संबंध हो जाएगा अमीलाल का, ठीक है। अगर अपन बात करें कृपाराम की तो इसका संबंध स्यावा गांव हिसार से रहेगा। कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा, कौन है, कृपाराम। तो चौधरी कृपाराम का नाम ध्यान रखेंगे हिसार, और चौधरी अमीलाल का नाम ध्यान रखेंगे जींद। और समाज सुधारक पंडित जो बस्ती राम है उनका संबंध कहां से, खेड़ी सुल्तान झज्जर से रहेगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी गई थी। तो ए ऑप्शन है पदक विजेता की राशि में वृद्धि, गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा, राष्ट्रीय खेल अकेडमी की सुविधा। तो 2015 जो नीति आई थी खेल नीति हरियाणा की, ये ध्यान रखेंगे सारे शामिल थे इसमें, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। और ध्यान रखेंगे 2015 की खेल नीति के तहत ओलंपिक में गोल्ड पदक विजेता, ठीक है, ओलंपिक में जो गोल्ड पदक जीतेगा उसको क्या राशि मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे गोल्ड पदक को मिलेगा 6 करोड़ रुपए। अगर कोई रजत पदक जीतेगा तो उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। और कांस्य पदक विजेता को कितना मिलेगा, 2.5 करोड़, ठीक है। और अगर मैं इसी गेम में कॉमनवेल्थ की बात करूं,
अगर कॉमनवेल्थ में कोई पदक लेके आता है और गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आता है तो उसको 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कौन से मेडल की, ब्रॉन्ज मेडल की यानी कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक विजेता को क्या मिलता है, 50 लाख मिलते हैं, किसमें, कॉमनवेल्थ में। तो ये कॉमनवेल्थ की राशि है और ये ओलंपिक की राशि है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। भगत एवं संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो देखो सूरदास के अगर मैं जन्म की बात करूं, इसकी अगर मैं संबंध की बात करूं, तो इसका संबंध था सीही गांव, कहां पे, फरीदाबाद में, ठीक है। सीही गांव फरीदाबाद में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और सूरदास की बात करें, आपसे पूछेगा किस भाषा के ये कवि थे, तो ये ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध क्या हुए हैं, कवि हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसके गुरु, और गुरु थे इसके दो, और सूरदास के एक संगीत शास्त्र का गुरु था, ठीक है। इसके संगीत शास्त्र के जो गुरु हैं वो कौन थे, और इसके साथ साथ आपको बताना है इसके दर्शन शास्त्र के गुरु, ठीक है। तो ये दो गुरुओं का नाम और बताएंगे, इसके दो गुरु थे किसके, सूरदास के। देखो संगीत के जो गुरु की बात करूं मैं, तो इसका नाम था संत हरिदास। कौन थे, संत हरिदास। और दर्शन शास्त्र के अगर मैं गुरु की बात करूं, तो दर्शन शास्त्र का गुरु कौन था, तो उसका नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। कौन थे, वल्लभाचार्य, किसके, दर्शन शास्त्र के। संगीत शास्त्र के संत हरिदास, समझ गए। जन्म कहां पे हुआ, सीही फरीदाबाद में। किस भाषा के थे, ब्रज भाषा के। और किसके ये समकालीन हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे अकबर के समकालीन हुए हैं, कौन है, सूरदास। चलिए आगे। उसके बाद आगे आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तो ये था हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय और नाम था इसका कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ये घटना कब की है, ध्यान रखेंगे 1956 की। तो भाई आपसे पूछे हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद और क्या ध्यान रख सकते हैं आप, आपसे पूछे भाई हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कब स्थापित हुआ था। और हरियाणा के प्रथम कॉलेज की बात करूं मैं, तो ध्यान रखेंगे 1926 में स्थापित हुआ था, कहां पे, रोहतक में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी, ठीक है। कौन सी, चौधरी बंसीलाल के नाम से जो विश्वविद्यालय है वो कहां पे रहेगा, ठीक है। विश्वविद्यालय ये किस स्थान पे रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताऊ देवीलाल के नाम से विश्वविद्यालय, किसके नाम से, ताऊ देवीलाल के नाम से अगर विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो ये कहां पे रहेगा, करके, ठीक है, लुवास करके आता है, यानी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल्स साइंस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं GJU, ठीक है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी। उसके बाद बात करूं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि चौधरी चरण सिंह अभी इसका नाम है, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी, ठीक है। तो इनके करेंगे आप आंसर। देखो अगर आप उन बात करें किसके बारे में, चौधरी बंसीलाल के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ये कहां पे रहेगी, भिवानी जिले में रहेगी। कहां पे रहेगी, भिवानी जिले में। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 2014 में स्थापित हुई थी। ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सिरसा जिले में रहेगी। कहां पे रहेगी, सिरसा जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। लुवास की अगर आप उन बात करें तो ये कहां पे रहेगी संस्थान, तो ये हिसार में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई, 2010 में हुई। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहां पे रहेगी, ये हिसार में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 हुई। CHAU यानी कि जो अपने चौधरी चरण सिंह के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी कहां पे रहेगी, हिसार में रहेगी। और इसकी एग्जैक्ट डेट ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1970 में ये स्थापित हुई थी। अब देखो जब ये स्थापित हुई तो इसका नाम था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके नाम के आगे चौधरी चरण सिंह कब लगा था, तो ये लगा था कब, 1991। ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हमारा एक विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद के नाम से, ठीक है।
तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ऐसे ही करके हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक संस्थान आती है। किसके नाम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसके नाम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कानून विश्वविद्यालय की बात करूं, तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पे रहेगा? ये सोनीपत में स्थित रहेगा, ठीक है। और इसकी अगर स्थापना पूछे 2012 में हुई थी, ठीक है। और इसके साथ ध्यान रखेंगे ये जो भीमराव अंबेडकर था, ये हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का कैसा? प्रथम कानून विश्वविद्यालय था। कैसा विश्वविद्यालय? कानून विश्वविद्यालय, समझ गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी जाती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाती है। चलिए आगे। उसके बाद है पिंजौर स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो भाई पिंजौर में स्थित जो गार्डन है उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं यादवेंद्र गार्डन की बात करूं तो इससे क्या क्या क्वेश्चन हमारे पे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये पंचकुला के पिंजौर में स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसको कहा जाता है उत्तर भारत का नंदन गार्डन। उत्तर भारत का इसको कहा जाता है क्या? तो एक मिनट रुके ना, सॉरी, हाँ, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर भारत का इसको क्या कहा जाता है? नंदनवन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मुगल गार्डन। और फिर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया गया था फिदाई खान के द्वारा, ठीक है। फिदाई खां का नाम ध्यान रख लेंगे। और फिदाई खां कौन थे? ये औरंगजेब के बड़े भाई थे, ठीक है। तो ये मान्यता है कि औरंगजेब के बड़े भाई फिदाई खान के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है कि भाई हमारा एक कैक्टस गार्डन रहेगा। कौन सा गार्डन रहेगा? कैक्टस गार्डन, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, कैक्टस गार्डन है। और कैक्टस गार्डन की बात करूं तो ये कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में स्थित रहेगा। की बात करूं तो उसका नाम था जे.ए. सरकारिया, ठीक है। जे.ए. सरकारिया इसके वास्तुकार हुए हैं, समझ गए। तो भाई इसका निर्माण फिदाई खान ने, और सदी पूछ ले कौन सी सदी में? तो ध्यान रखेंगे 17वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था, समझ गए। तो पिंजौर स्थित गार्डन यादवेंद्र गार्डन, जिसको उत्तर भारत का नंदन वन, इसके अलावा मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। 17वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। औरंगजेब के बड़े भाई फिदाई खान ने इसकी स्थापना की थी। और एक आता है कैक्टस गार्डन, जिसके वास्तुकार हुए हैं जे.ए. सरकारिया। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसको तो आप सभी जानते होंगे, क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है। उसके बाद सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपसे पूछ रहा है भाई हरियाणा में सदा बहने वाली, सदा नीरा के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो हरियाणा की कौन सी नदी है जिसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगी हमारी यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी हरियाणा में कितनी लंबाई? हरियाणा में इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में कुल लंबाई की अपन बात करें तो 320 किलोमीटर रहेगी। और ये हरियाणा के कितने जिलों से होके गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है। ऐसे ही एक नदी है मारकंडा नदी। तो आप बताएंगे मारकंडा नदी का पुराना नाम, ठीक है। किसका? मारकंडा नदी का पुराना नाम। तो मारकंडा नदी के अगर मैं पुराने नाम की बात करूं, पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम क्या होता था? अरुणा होता था, ठीक है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और हरियाणा में आदि बद्री यमुना नगर से प्रवेश करती है और पेहुआ से एग्जिट करती है और घग्गर नदी में जाके ये मिलती है। और वर्तमान में घग्गर नदी को ही सरस्वती का माना गया है। साबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी,
दक्षिण हरियाणा की सबसे अधिक लंबाई वाली ये नदी है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। और ध्यान रखेंगे जो साबी नदी है हरियाणा में रेवाड़ी के कोट कासिम से क्या करती है, प्रवेश करती है। और ये गिरती कहाँ पे है, नजफगढ़ नाले में। और किसकी सहायक नदी रहेगी ये, तो साबी नदी यमुना की भी सहायक नदी है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, तीज का त्योहार, इस क्वेश्चन का तो सभी को पता होगा, सावन के महीने में बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है। तो भाई धारूहेड़ा अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो ये हमारा NH 48 पर स्थित रहेगा। कहां पे स्थित रहेगा, NH 48 पे ये स्थित रहेगा, यानी कि दिल्ली जयपुर राजमार्ग है, इसी पे स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, काला तितर पर्यटक स्थल कहाँ पे रहेगा। तो देखो अगर काला तितर पर्यटक स्थल की बात करें तो सिरसा में रहेगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए काला तितर प्रजनन केंद्र किसके बारे में, काला तितर प्रजनन केंद्र के बारे में अगर हमारे से पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे होगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इसी प्रकार से एक पर्यटक स्थल और सुरखा पर्यटक, तो ये कहाँ पे रहेगा, हमारा सिरसा में रहेगा। ठीक है। कहाँ पे रहेगा, सिरसा में रहेगा। एक पर्यटक स्थल आता है हरियाणा में गौरैया के नाम से। और गौरैया के नाम से अगर आपसे पर्यटक स्थल पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे रहेगा, झज्जर जिले में रहेगा। ठीक है। कहाँ पे, झज्जर। गौरैया से एक ब्लू जे के नाम से, ठीक है, ब्लू जे पर्यटक स्थल कहाँ पे हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारा पानीपत में। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोयल पर्यटक स्थल, हरियाणा में कोयल पर्यटक स्थल कहाँ पे है, तो ध्यान देंगे कोयल पर्यटक स्थल रहेगा किस जिले में, कैथल जिले में। समझ गए। तो ध्यान रखेंगे इन पर्यटक स्थलों के बारे में। अभी हमसे काला तितर के बारे में पूछा था, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, सिरसा जिले में। उसके बाद है कडुल्ला, आभूषण महिला किस अंग में पहनती है। तो भाई जो कडुल्ला है, तो आपको पता कड़ा, और कड़ा कहाँ पे, बाजू में। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बाजू। उसके बाद आगे है HMT किस नगर में स्थित है। ठीक है। HMT ये है एक ट्रैक्टर उद्योग। ध्यान रखेंगे HMT क्या है, ये एक ट्रैक्टर उद्योग है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये पिंजौर में स्थित रहेगा। HMT कहाँ पे, पिंजौर। और वैसे आपसे खाली ट्रैक्टर उद्योग पूछ ले हरियाणा में तो वो कहाँ पे, फरीदाबाद में। ठीक है। अगर ट्रैक्टर उद्योग पूछ ले केवल तो वो हमारा कहाँ पे होगा, फरीदाबाद में होगा। पावर ट्रैक ट्रैक्टर यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। अगर हमारे से टायर उद्योग पूछ ले तो टायर उद्योग भी कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है। कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद में। अगर हमारे से पूछ लिया जाए बाटा जूता उद्योग, तो ये उद्योग भी हमारा कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए लिबर्टी जूता उद्योग, क्या, लिबर्टी जूता उद्योग, और लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पे रहेगा, ये करनाल में रहेगा। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। अगर हमारे से पूछ लिया जाए तिल्ला जुत्ती उद्योग, कौन सा, तिल्ला जुत्ती उद्योग, और तिल्ला जुत्ती उद्योग की बात करें तो ये कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। समझ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अपन बात करें तो ये भी कहाँ पे रहेगा, हमारा पंचकुला में रहेगा। ठीक है। कहाँ पे रहेगा, ये पंचकुला में रहेगा। तो अभी HMT ट्रैक्टर उद्योग के बारे में पूछा था, और ये कहाँ पे स्थित होगा, पिंजौर में स्थित होगा। उसके बाद घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है। तो भाई एक शहर के बारे में पूछा गया है, घरोंडा, जो कि आपका कहाँ पे रहेगा, करनाल में स्थित रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोहना हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताउडू हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, तो ये मेवात जिले में आता है। कौन से में, मेवात जिले में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भवानी खेड़ा के बारे में, तो भवानी खेड़ा कहाँ पे आता है, तो ये भिवानी जिले में आता है। कौन से जिले में, भिवानी जिले में। अगर पूछ लिया जाए टोहाना के बारे में, तो ये कहाँ पे आता है,
फतेहाबाद में, ठीक है। अगर हमारे से पूछ ले मुलाना कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा अंबाला जिले में, ठीक है। मुलाना कहाँ पे होगा, अंबाला जिले में। अगर पूछ लिया जाए डबवाली किस जिले में आता है, तो ये कहाँ पे रहेगा, सिरसा जिले में, ठीक है। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। चलो आगे। उसके बाद है सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो भाई इन जिलों में से सारा से बाद में जो गठित हुआ है उस जिला का नाम बताना है, और वो हमारा जिला कौन सा है, पलवल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। कैथल की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। और मेवात की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल 2005 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, समझ गए। और सबसे अंतिम 22वां जिला हरियाणा का कौन सा बना था, तो वो 2016 में बना था। नाम क्या था उसका, चरखी दादरी। कौन सा जिला, चरखी दादरी। इसके बीच 1997 में हरियाणा में 2 जिले बनाए गए थे, और वो 2 जिले कौन कौन से थे, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे। एक तो था फतेहाबाद, कौन सा था, फतेहाबाद। और दूसरा जिला कौन सा था हमारा, झज्जर जिला। तो फतेहाबाद और जो झज्जर है ये 1997 में जिले बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, और भीष्म का वास्तविक नाम तो आप जानते होंगे, देवव्रत के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आरक्षित नहीं है, तो अब देखो बावल है, ये रेवाड़ी की आरक्षित सीट है। कहाँ की है, रेवाड़ी की आरक्षित सीट, ठीक है। उसके बाद झज्जर की करें तो ये झज्जर जिले की आरक्षित सीट होगी बड़ौदा। बड़ौदा की अगर आप बात करें तो ये हो गया हमारा सोनीपत का, ठीक है। नारनौल क्या नहीं है, आरक्षित नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नारनौल आ जाएगा, ठीक है। नारनौल आ जाएगा। जैसे एक हमारा विधानसभा सीट निल्लो खेड़ी, ठीक है। और ये जो निल्लो खेड़ी है ये कहाँ की आरक्षित सीट है, मुलाना है, ये भी आरक्षित सीट है। भवानी खेड़ा आरक्षित सीट है, ठीक है। भवानी खेड़ा क्या है, आरक्षित सीट है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें, उकलाना ये भी आरक्षित सीट रहेगी। नरवाना ये भी आरक्षित सीट रहेगी, किसके नाम से, नरवाना के नाम से, ठीक है। तो ये बताना, एक पटौदी के नाम से आती है हमारी आरक्षित सीट, किसके नाम से, पटौदी के नाम से। तो ये किस किस जिले की आरक्षित सीट है, निल्लो खेड़ी की अपन बात करें तो ये करनाल जिले की आरक्षित सीट होगी। मुलाना की बात करें, अंबाला जिले की आरक्षित सीट। भवानी खेड़ा की बात करें तो भिवानी की आरक्षित सीट। उकलाना की बात करें, हिसार की आरक्षित सीट। नरवाना की बात करें तो ये नरवाना कहाँ की, जींद की आरक्षित सीट। पटौदी की बात करें तो किस जिले की, गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट है, ठीक है। गुल्ला की बात करें तो कैथल जिले की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। चरखी दादरी में कोई आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला में कोई आरक्षित सीट नहीं है। और इसके अलावा फरीदाबाद मेवात में कोई आरक्षित सीट नहीं है। महेंद्रगढ़ में कोई आरक्षित सीट नहीं है। ये वो 5 जिले हैं जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं होगी। तो 22 में से 5 जिले जिनमें आरक्षित सीट नहीं है, 17 जिलों की आरक्षित सीट रहेंगी। तो 17 की 17 सीट आपको याद करनी पड़ेगी। चले आगे। उसके बाद आईआईएम विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और ध्यान रखेंगे ये जो हमारा भारतीय क्या इंडियन इंस्टीट्यूट जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है ये कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे भारत का 8वां था, ठीक है। ये कौन सा था, भारत का 8वां था। और इसकी अगर आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। कब हुई थी, 2009 में। और कहाँ पे रहेगा, रोहतक में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, में रहेगा। इसी प्रकार एक संस्था आती है आईआईपीएम के नाम से, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आई से इंडियन, आई से इंस्टीट्यूट, पी से पेट्रोलियम, एम से मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक संस्था रहेगी हमारी SCERT, यानी कि एस से हम क्या पढ़ लेंगे, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। उसके बाद हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अपना आगे आ जाएगा HREC, ठीक है, HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन। और एक संस्था आती है NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये सारी
स्थान कहाँ पे रहेंगी, तो इसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी। आईआईपीएम की बात करें 1995 में स्थापित हुई थी। एससी करें तो ध्यान रखेंगे 1979 में स्थापित हुई। हिप्पा की बात करें तो ये 1983 में स्थापित हुई। और उसके बाद एचआरईसी की बात करें तो 1987 में स्थापित हुई। और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये 1997 में। और इसकी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट जगह ध्यान रखेंगे मानेसर में ये रहेगा। कहाँ पे, गुरुग्राम के मानेसर में। और हरियाणा के दो ऐसे जिले जो क्या है, जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं। ठीक है, हरियाणा में दो जिले ऐसे हैं जहां पे जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले हैं। वो कौन कौन से, तो एक तो मानेसर हो गया, ये पुलिस जिला है। और एक दूसरा हो गया हमारा कौन सा, हांसी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सूरज पाल तोमर है, यही इसका राइट आंसर होगा। और सूरजकुंड कहाँ पे रहेगा, ये हमारा फरीदाबाद जिले में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद जिले में रहेगा। और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया, किसने करवाया था, सूरजपाल तोमर ने। और ध्यान रखेंगे सूरजकुंड में मेले का भी आयोजन होता है। और ये मेला किसके लिए फेमस है, शिल्पकारी के लिए फेमस है। ठीक है, शिल्पकारी के लिए मेला फेमस होगा। पहली बार जो आयोजन करवाया गया था वो 1987 में हुआ था। और उस समय पे सीएम कौन होते थे, तो ध्यान रखेंगे बंसीलाल के समय में इस मेले का प्रथम बार आयोजन करवाया था, सूरजकुंड मेले का। सूरजकुंड के नाम से झील भी रहेगी जिसको म्यूर झील भी कहा जाता है, ये फरीदाबाद में रहेगी। उसके बाद राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र अभी अभी हम पढ़ के गए हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था, रोहतक में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में पक्की सड़कें, चलो इसको छोड़ देंगे बाद में करेंगे। उसके बाद हरियाणा में सबसे बड़ा वह पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पे है, इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो वो थे हमारे बंसीलाल। ठीक है, मुख्यमंत्री के समय में। ध्यान रखेंगे वो डेट थी 28 नवंबर 1970। और अंतिम गांव था करनाल का, कौन था, उचानी गांव। ठीक है, करनाल का उचानी गांव, यहीं पे बिजली, अंतिम गांव यही था जहां पे बिजली चली गई थी। और हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच गई थी, किसके समय में, बंसीलाल के समय में। ध्यान देंगे जो बंसीलाल है इसने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। और इसकी पार्टी का क्या नाम था, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा विकास पार्टी, कौन सी, हरियाणा विकास पार्टी। और एक आती है हरियाणा विशाल पार्टी, पेपर में बड़ा कंफ्यूज होता है। और विशाल पार्टी की बात करें तो ये राव बीरेंद्र सिंह की थी। ठीक है, किसकी थी, राव बीरेंद्र सिंह की। और विकास पार्टी किसकी थी, ये चौधरी बंसीलाल की थी। किसकी थी, चौधरी बंसीलाल की थी। 1996 में इसी पार्टी के बलबूते पर बंसीलाल ने क्या बनाई थी, सरकार भी बनाई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितना क्षेत्र आरक्षित है। तो देखो अगर मैं हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटों की बात करूं, ठीक है, किसकी, कुल लोकसभा सीट की अगर आप उन बात करें तो वो कितनी है, 10 हो जाएंगी। ठीक है, राज्यसभा की अगर सीट की बात करूं तो वो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे ऐसे पूछ लेता है कि भाई हरियाणा में कुल सांसदों की सीट कितनी है, तो राज्यसभा का भी सांसद, लोकसभा का भी सांसद, और उस केस में हमारा आंसर होगा क्या, 15। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सांसद कितने होंगे, तो हरियाणा में कुल सांसद 15 होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा की जो सीटें हैं 10 है, इसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें। और ये ध्यान रखेंगे वो 2 सीटें कौन कौन सी आरक्षित है, एक तो हमारी सिरसा की सीट आरक्षित है। और दूसरी किस जिले की आरक्षित हो जाएगी, अंबाला लोकसभा सीट। ये दो अपने आप में लोकसभा सीट है और दोनों क्या रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हो गई, बहुत ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।